नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 2 और उसका जो चैप्टर है पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। और उसमें हम जो दूसरा टॉपिक है द विलेज कम्युनिटी, और इस टॉपिक में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं विलेज कम्युनिटी में, मुगल सोसाइटी की विलेज कम्युनिटी में स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस इन मुगल सोसाइटी। यानी कि मुगल सोसाइटी की विलेज कम्युनिटी में एग्रेरियन रिलेशंस या एग्रेरियन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस, इनमें हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस। जब हम सोसाइटी में किसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सोशल स्ट्रक्चर मीन्स होता है द नेट ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि संबंधों का जो जाल होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। यानी कि एग्रेरियन रिलेशंस या एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? रिलेशन, नेट ऑफ रिलेशंस डेवलप्ड अराउंड द एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यानी कि एग्रीकल्चर या कृषि व्यवस्था के चारों ओर जो लोगों के बीच में एक संबंधों का जो नेट बनता है, जो संबंधों की व्यवस्था बनती है, हम उसको एग्रेरियन रिलेशंस या एग्रेरियन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसी एग्रेरियन रिलेशंस या स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस पर मुगल पीरियड में कौन सी चीजें इस पर अपना इफेक्ट डालती थीं और किस तरीके से इसको अफेक्ट करती थीं। तो सबसे पहला तो हम लेते हैं द पीजेंट्री, यानी कि पीजेंट पहला, यानी कि एग्रेरियन रिलेशंस या एग्रेरियन स्ट्रक्चर पर जो पहला इम्पैक्ट पड़ता था वो पीजेंट का पड़ता था। यानी कि जो लोग खेती बाड़ी करते थे, एक्चुअली एग्रीकल्चर का जो सबसे मेन एक्टर होता है वो पीजेंट ही होता है। तो पीजेंट की एक्टिविटी डिसाइड करती है या फॉर्म करती है या शेप देती है एग्रेरियन रिलेशंस या एग्रेरियन स्ट्रक्चर को। और दूसरा है जो कम्युनिटी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स होते हैं, वो सभी सोशल ग्रुप्स जो एग्रेरियन रिलेशंस होता है उसको फ्रेम करते हैं, शेप देते हैं और उसको डिसाइड करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सोशल ग्रुप होता है, कम्युनिटी में कई प्रकार के सोशल ग्रुप हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले जान लेते हैं सोशल ग्रुप क्या होता है। जब भी मोर देन टू पीपुल, टू और टू मोर देन टू पीपुल आपस में एक सोशल आपस में इंटरेक्शन करते हैं और किसी ऑब्जेक्टिव के लिए या ढेर सारे मतलब निश्चित ऑब्जेक्टिव के लिए जब आपस में बार बार इंटरेक्शन करते हैं, उनके बीच में एक संबंधों का सिस्टम बन जाता है, तो हम उनको कहते हैं सोशल ग्रुप। जैसे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक सोशल ग्रुप बनता है, फैमिली के बीच में सोशल ग्रुप होता है, कास्ट सिस्टम स्वतः में एक सोशल ग्रुप है। तो ये जो सोशल ग्रुप है, हम ये देखेंगे कि ये सोशल पीजेंट के साथ साथ ये सोशल ग्रुप किस तरीके से एग्रेरियन रिलेशन को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीजेंट। जो पीजेंट होता है, पीजेंट हेल्ड देयर लैंड्स इन इंडिविजुअल ओनरशिप। एक्चुअली एग्रेरियन सोसाइटी में जो पीजेंट्स होता है वो दो प्रकार से ही एक्ट इन टू वे। पहला तो एज वो इंडिविजुअल एक्ट करता है एंड द सेकंड ही इज द पार्ट ऑफ द लार्जर विलेज कम्युनिटी। वह विलेज कम्युनिटी में के एक पार्ट के लिए कंस्टिट्यूएंट के रूप में भाग लेता है। तो जब वो इंडिविजुअल में रूप में एक्ट करता है, पीजेंट जब इंडिविजुअली जो एक्ट करता है वो कैसे करता है? जैसे कि वह लैंड का होल्डर है या वो जो लेबर है या किसी प्रकार से और जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, वह एज इंडिविजुअल स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर काम करता है। यानी कि वह अपने स्वतः का, वह जैसे कि उसकी अपनी जमीन है, उसमें क्या बोता है क्या नहीं बोता है, परंपरा के द्वारा, ट्रेडिशन के द्वारा कौन कौन सी खेती करता है, वो अपना खेत बेचता है, खरीदता है या खेत को बटाई पे देता है या लेबर रखता है या लेबर के रूप में काम करता है। वो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। दूसरा, वह कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो एक लार्जर पार्ट होता है सोसाइटी का, जिसमें कि वह स्वतः है और गांव पंचायत है और गांव का हेडमैन है, मुकद्दम या मंडल है। तो ये हो गया
यानी कि पीजेंट के रूप में वो पार्ट लेता है, और मेंबर ऑफ ए विलेज कम्युनिटी के रूप में वो भाग लेता है। तो आइए हम उस पर सबसे पहले देखते हैं कि जो दूसरी चीज़ है कि कास्ट किस तरीके से विलेज कम्युनिटी में जो एग्रीकल्चर है उसमें कास्ट किस तरीके से एग्रेरियन सोसाइटी को डिसाइड करती है या उस पर अपना इम्पैक्ट डालती है। कास्ट एंड रूरल मिल्यू, हम इसमें देखेंगे कि जो ये कास्ट है यानी कि रूरल मिल्यू में जो ग्रामीण परिवेश है, जो गांव है, जो विलेज कम्युनिटी है, उसमें कास्ट किस तरीके से एग्रेरियन सोसाइटी पर अपना इम्पैक्ट डालती है। डीप इनइक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड अदर कास्ट लाइक डिस्टिंक्शन, जो कास्ट है या कास्ट जैसी जो दूसरे डिस्टिंक्शन हैं वो सोसाइटी में डीप इनइक्वलिटी पैदा करते हैं। एंड द कल्टिवेटर्स वेयर ए हाईली हेटेरोजेनियस ग्रुप, और जो कल्टिवेटर्स हैं या जो खेती बाड़ी के लोग हैं उनको किस तरीके से ये कास्ट सिस्टम ये हाईली हेटेरोजेनियस ग्रुप में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो हम ये बात करने जा रहे हैं कि कास्ट इनइक्वलिटी ड्यू टू द कास्ट, यानी कि जो इनइक्वलिटी होती है दैट इज द पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। देयर इज नो सोसाइटी दैट इज एग्लिटेरियन, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि जो कि एग्लिटेरियन हो। तो फिर हम कास्ट इनइक्वलिटी की ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि सभी सोसाइटी इनइक्वल होती हैं, तो कास्ट सोसाइटी भी इनइक्वल है। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, जो दुनिया की या जो कम से कम वेस्टर्न की जो सोसाइटी है, जो वहाँ पर इनइक्वलिटी है वो हमारी इनइक्वलिटी से थोड़ा फर्क है। उनकी जो इनइक्वलिटी है उसका जो रीजन है वो एबिलिटी है, इक्वलिटी है, यानी कि लोग इक्वलिटी के आधार पर, यानी किसी को रोक नहीं है, कोई भी आदमी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी अपनी क्षमता के हिसाब से अधिक इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो जाए, प्रेस्टीज के रूप में उसको ज़्यादा हो जाए, स्टीम ज़्यादा हो जाए, या सोशल स्टेटस उसका मजबूत हो जाए, किसी भी चीज़ में अगर वो एबिलिटी के दम पे वो पाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी इक्वली आधार पर वह जो है सोसाइटी के किसी भी स्टेटम में वो जा सकता है। जैसे कि वो हायर, अगर वो एबिलिटी उसको बढ़ती है तो हायर लेवल में जा सकता है, और एबिलिटी उसकी ख़त्म होती है, जैसे बच्चा कम पढ़ा लिखा है या काम धाम नहीं करता तो वो लोअर लेवल में जा सकता है। यानी कि एवरी पर्सन हैज राइट अप एंड डाउन, कोई भी आदमी के पास अधिकार है कि वह अप और डाउन कर सकता है। सोसाइटी ओपन है और किसी पर रोक नहीं, सब इक्वल हैं उसके लिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा फर्क है, हमारे यहाँ जो सोसाइटी क्लोज है और लोगों को जो सोसाइटी में जो स्तर है, जो लोअर अपर मिडिल क्लास है, वहाँ पर जन्म के आधार पर मेंबरशिप मिलती है, और यह मेंबरशिप कभी चेंज नहीं होती और किसी भी पीढ़ी में चेंज, चूंकि जन्म के हिसाब से होती है इसलिए किसी भी पीढ़ी में चेंज नहीं होती। यानी कि अगर एक बार आप अपर क्लास में पैदा हो जाते हैं तो हमेशा अपर क्लास में रहते हैं, और अगर एक लोअर क्लास में पैदा हो जाते हैं यानी कि दलित जाति हो जाते हैं तो हमेशा से दलित जातियां हो जाते हैं। तो इसीलिए जो अपर क्लास के लोग हैं वो हमेशा से, चाहे वो कोई अंदर एबिलिटी हो चाहे न हो, चाहे योग्य हो अयोग्य हो, वो हमेशा से अपर क्लास में बने रहेंगे। और जो लोअर क्लास का व्यक्ति है वो कितना भी एबल क्यों न हो जाए, कितना भी पढ़ लिख ले, धन क्यों कमा ले, वो हमेशा लोअर क्लास का ही व्यक्ति रह जाता है, और इसके कारण जो गैप होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप हम ये बात समझ गए कि कास्ट किस तरीके से हमारी सोसाइटी को हेटेरोजेनियस सोसाइटी में या असमानता की सोसाइटी में बदल देता है। यानी कि असमानता हर जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ पैदाइशी असमानता, यानी कि लोगों पर जो अपॉर्चुनिटी है वो असमान है, उनके यहाँ सबके पास अपॉर्चुनिटी सेम है। हमारी सोसाइटी में जो अपॉर्चुनिटी है उसमें डिफरेंसेस है, उसमें भेद है, किसी के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास कम अपॉर्चुनिटी है। इसके आधार पर सोसाइटी काफ़ी लेयर में बढ़ जाती है, और ये जो बंटवारा होता है ये काफ़ी डीप और रिजिड होता है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। और कास्ट सिस्टम की जो दूसरी प्रॉब्लम है वह है साइजेबल नंबर हु वर्कड एज मिलियन आर एग्रीकल्चर लेबर। देखिए जो अपर क्लास है वो बहुत छोटा सा है, जैसे कि हमारे सोसाइटी में ब्राह्मण हो गया और
कुछ राजपूत हो गए, यानी कि जो बड़े राजपूत हैं, जिसे जो जमींदार के रूप में है, फलाने रूप में है। बाकी सभी लोग जो होते हैं वो छोटी मध्यम जातियां या पिछड़ी जातियां और नीचे की जातियां आती हैं। ये लोग जो होते हैं, जो कम से कम जो दलित जातियां होती हैं, वो लेबर के रूप में काम करने के लिए बाउंड होती हैं। यानी जन्म से ही यह तय होता है कि कौन जो है लैंड होल्डर बनेगा और कौन जो है लेबर का काम करेगा। अब जो लेबर का काम ज्यादा जातियां करती हैं, इसलिए साइजेबल नंबर हु वर्क एज मेनियल, यानी कि अधिकतर लोग हमारी सोसाइटी में लेबर वर्क में ही होते हैं, इसलिए वो गरीब हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? किस तरीके से कम लोग जो है ऊपर चले गए और बाकी सभी लोग नीचे चले गए? डिस्पाइट द एबंडेंस ऑफ कल्टिवेटेड, दरअसल हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं है, तो आखिर सभी के पास जमीन हो सकती थी, जमीन पर्याप्त है। लेकिन फिर वहीं पर आते हैं जो बाय बर्थ, जो कास्ट सिस्टम बाय बर्थ लागू होता है। बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाता है कि आप लैंड होल्डर बनेंगे या आप कौन सा काम करेंगे। ये ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ तय हो जाता है, जन्म के आधार पर तय हो गया कि आप जो है ये काम करेंगे, वह काम करेंगे, कि आप लैंड होल्डर बनेंगे। तो डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, सर्टेन कास्ट ग्रुप वेयर असाइन्ड मेनियल टास्क, यानी कि जो जातियां दलित जाति हैं, वो चाहे कितनी भी जमीन क्यों न हो सोसाइटी में, उनको काम वही करना है। जैसे कि जो मेहतर है, जो स्वीपर है, वो कभी लैंड होल्डर नहीं बन सकता, या जो इसी तरीके से जो दलित जातियां हैं वो कभी लैंड होल्डर नहीं, कभी या तो चमड़े का काम करेंगी या इस तरीके से कोई काम करेंगी, वह लेबर का काम करेंगी, लेकिन वह लैंड होल्डर नहीं बन सकती हैं। अब दूसरी बात हो गई कि जो यानी कि लैंड होने के बावजूद सोसाइटी का बड़ा सेक्शन जो है वह लेबर बनने को मजबूर है, यानी कि पुअर होने के लिए मजबूर है। और इसी कारण लार्ज सेक्शन ऑफ विलेज पॉपुलेशन, एक्चुअली दिस इज गिवन दैट उस समय कोई सेंसस नहीं था आज की तरह, फिर भी हम जानते हैं लार्ज सेक्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन हैड द लीस्ट रिसोर्सेज एंड वेयर कंस्टेंट बाय देयर पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की। यानी सोसाइटी का जो बड़ा हिस्सा था वह जन्म से लोअर काम करने के लिए मजबूर था। उस पर जो बड़ा हिस्सा था उसके पास सोसाइटी के सबसे कम संपत्ति रिसोर्सेज थे, यानी कि जो लोग ऊपर के थोड़े से लोग थे उनके पास सोसाइटी की ज्यादा रिसोर्सेज थे, और जो ज्यादा लोग थे उनके पास सोसाइटी का बहुत छोटा रिसोर्सेज था, या कहिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो इस तरीके से सोसाइटी बटी हुई थी, और आज भी ऐसा है। लेकिन यह केवल हिंदू सोसाइटी में ही हो ऐसा नहीं था। जैसे कि मुस्लिम सोसाइटी में है हलाल खुरान स्कैवेंजर्स, यानी कि जो हलाल का खाना खाते हो, जिनको हमारे यहाँ जैसे मेहतर होते हैं, उससे मुस्लिमों में मुस्लिम मेहतर होते थे, और दे वेयर ऑल्सो बाउंड टू लिव आउटसाइड द विलेज। वो भी गांव में अंदर नहीं आ पाते थे, गांव के बाहर रहते थे, एंड वो भी जो है गरीब होने के लिए मजबूर थे। उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ मल्लाहजादा थे, यानी कि नाम मुसलमान हो या हिंदू हो, सब में दलित वर्ग जो है वह छोटे मोटे काम, यानी कि लेबर का काम या ऐसे काम जो कोई नहीं करता हो उसको करने के लिए मजबूर थे, जबकि जमीन की कोई कमी नहीं थी, और इसीलिए वो गरीब होने के लिए मजबूर थे। अब हम आते हैं कि एक दूसरी समस्या पे, कि जैसा कि हम ये जान गए कि जो सोसाइटी है, देयर वाज ए डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस एट द लोअर स्ट्रेटा। सच कोरिलेशन वाज नॉट सो मार्क्ड इंटरमीडिएट लेवल। ऊपरी लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत ये साफ नहीं था, कोरिलेशन बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन समाज के जो सोसाइटी का जो निचला कास्ट सिस्टम है, जो निचला कास्ट है, वहां पर एक चीज फिक्स थी। वहां पर कोरिलेशन किसमें था? छोटी कास्ट, यानी कास्ट में अगर आप लोअर कास्ट मीन्स वो पॉवर्टी, यानी कि गरीब होंगे, वो पॉवर्टी से घिरे होंगे, और लोअर सोशल स्टेटस, उनका सोशल स्टेटस भी कम होगा। एट द लोअर स्टेटा, लोअर स्टेटा मीन्स
लोअर सोशल स्टेटस, बैड इकोनॉमिक पावर यानी कि पॉवर्टी में होंगे, और उनकी कास्ट भी लोअर होगी। ये तीनों का कोरिलेशन पाया जाता था, लेकिन ऊपरी रिलेशन पे नहीं। वहां पर ऐसा भी हो सकता था, जैसे कोई ब्राह्मण है तो हो सकता है कि ब्राह्मण जो है इकोनॉमिक रूप से वीक हो, लेकिन फिर भी वह जो उसका जो सोशल स्टेटस है और जो उसके कास्ट का जो स्टेटा है वो ऊपर होगा। यानी कि दो वह पुअर है लेकिन वह ऊंचा है, वह जात में ऊंचा है। लेकिन निचले स्तर पर ऐसा नहीं होता था। अगर ये एक प्रोसेस होता था कि मूलतः जो दलित के ऊपर की जातियां होती थी, अगर वह लंबे समय तक इकोनॉमिक रूप से मजबूत यानी कि समूहगत रूप में इकोनॉमिक रूप से मजबूत हो जाती थी, तो वह सोसाइटी में ऊपर की रैंक का दावा कर देती थी। यानी कि अगर वो इकोनॉमिक साउंड हुई, यानी कि पॉवर्टी लेवल पर वो क्या हुई, इकोनॉमिक साउंड हो गए, सोशल स्टेटस में वो ऊंचे होने का क्लेम कर देती थी, यानी कि ऊंची जात होने का क्लेम करती थी। जैसे आपका यहां पर दिया गया है, आपका बुक में दिया हुआ है, वृंदावन की गौरव जो एक जाति है वह धीरे से वो मजबूत होकर के वह राजपूत का होने का दावा कर देती है। इसी तरीके से अहीर है, गुजर है, माली है, रोज इन द हायरार्की बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैटल रेयरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये लोग भी अपना मतलब कि हॉर्टिकल्चर के द्वारा या कैटल रेयरिंग के द्वारा इन्होंने संपत्ति बनाई अपने पास, और फिर उन्होंने एक क्लेम किया कि ये जो है राजपूत या दूसरी ऊंची जातियों का उन्होंने क्लेम करती हैं। और फिर ये जब ये क्लेम करती हैं, दरअसल जब ये समाज में इनके पास आर्थिक रूप से मजबूत हो जाती हैं और ये ऊंची जातियों का क्लेम करती थी, तो लंबे समय तक क्लेम इनका दूसरी जातियां रोकती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इनको कास्ट सिस्टम में ऊंचा दर्जा इनको मिल जाता था। जात नहीं बदलती थी, लेकिन कास्ट सिस्टम में जो इनका सम्मान है, जो इनकी प्रेस्टीज है, वो बढ़ जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे यादव थे, तो यादव आपका मिडिल एज के पहले वह एक छोटी जात में आते थे, काफी निचले स्तर पर, जो कि चरवाहे होते थे। वो बाउंड थे खेतीबाड़ी, लेकिन इसके बाद वो धीरे धीरे वो खेतीबाड़ी करने लगे। जमीन हो जाने की एक तो पशुओं का पालन करते थे, लेकिन वो उनकी लैंड होल्डिंग भी मजबूत किए। धीरे धीरे वो अपनी लैंड होल्डिंग बढ़ाए। अब यादव के पास क्या हो गया, एग्रीकल्चर भी हो गया और जानवर भी हो गए। फिर इसके बाद उन्होंने समाज में राजपूत होने का भी या ऊंचा स्टेटस का दावा किया, और कई वर्षों तक कृष्ण को अपने आप को कृष्ण के जन्म के साथ जोड़ा गया। उनकी जो कहानियां बनी वो कृष्ण के साथ जोड़ दी गई, और लंबे समय तक इस मांग को जब वो करते रहे तो धीरे धीरे सोसाइटी में अब वो उच्च जातियों के समकक्ष आ गए। यानी कि इकोनॉमिक रूप से साउंड होने के बाद कई समय तक, लंबे समय तक आप अगर डिमांड करते हैं, तो जो ये एक इक्वेशन बनती है कि को रिलेशन बिटवीन सोशल स्टेटस, पॉवर्टी एंड कास्ट के फार्मूले से आप समाज में ऊंचा हो जाते हैं। और इसी तरीके से कई जातियां पहले से ज़्यादा प्रेस्टीज पाई, लेकिन ये केवल निचले स्तर पर होता है। यानी कि वहाँ पर आर्थिक रूप से मजबूत होकर के आप मजबूत जात होने का दावा करते हैं, दावा लंबे समय तक करते हैं, तो आपकी मांग का परिणाम भी निकलता है, आपका जात सिस्टम ऊंचा वादा मिल जाता है। लेकिन ऊपरी स्तर पर ऐसा नहीं है। जैसे कि ब्राह्मण है, राजपूत हैं, वो गरीब हो जाते थे, वो कुछ भी हो जाते थे, यहाँ तक कि कभी कभी उनकी सामाजिक जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी कम हो जाती थी। इसके बावजूद वो सोसाइटी में ऊपर की तरफ बने रहते थे। और इसी के साथ हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे पंचायत एंड द हेडमैन। और नमस्कार, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक पर। नमस्कार।